वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और ये हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास नंबर यहाँ पर 14 है। हमने यहाँ पर जो प्रश्नावली चल रही है वो हमारी यहाँ पर 10 भी चल रही है और इसके सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक हम कल कर चुके हैं। तो आइए आज इससे आगे करते हैं। हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 9 है। चुनाव वाला है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत जो है अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है सवाल नंबर हमारा 9 है। सवाल नंबर 9 में पूछा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर मान लिया कि कुल जो मत डाले गए हैं वो यहाँ पर 100 यूनिट डाले गए हैं। मैंने यहाँ पर 100 यूनिट के रूप में मान लिया। अब सवाल में लिखा है कि 10% जो मत थे वो 10 यहाँ पर जो दर्ज व्यक्ति थे 100 यूनिट दर्ज व्यक्ति थे, इनमें 10% ने भाग नहीं लिया। 10% ने यहाँ पर जो है भाग नहीं लिया, यानी 10% गए ही नहीं वोट डालने के लिए। तो यहाँ पर जो 100 यूनिट के गए होंगे वो यहाँ पर 90 यूनिट गए होंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 100 यूनिट का 10% निकालना है तो वो 10 यूनिट ही आता है। 10 यूनिट ने यहाँ पर जो है भाग नहीं लिया, तो जो भाग लिया है वो यहाँ पर 90 यूनिट व्यक्ति बचे होंगे, यानी 90 यूनिट ने जो है यहाँ पर भाग लिया है। अब सवाल में लिखा है कि इन 90 में से 60 जो है 90 यूनिट है ना, 90 यूनिट। उसके बाद सवाल में लिखा है कि यहाँ पर जो है 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी 90 में से भी जो है यहाँ पर जो बचे होंगे ना, 90 यूनिट मतों में से 60 मत तो अमान्य घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पर जो मत बचे वो यहाँ पर इतने बचे होंगे, यहाँ पर 90 यूनिट माइनस 60 यूनिट, क्यों 60 यहाँ पर जो है अमान्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद सवाल में लिखा है यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या के 47% है, यानी ए को जो मत मिले हैं, कुल जो सूची में नाम दर्ज है यहाँ पर 100 यूनिट हैं, तो इसका जो है 47% ए को मत मिले हैं। यानी ए को जो यहाँ पर यूनिट में अगर बात करें तो 100 का 47% 47 ही होगा, यानी ए को जो मत मिले हैं वो यहाँ पर 47 यूनिट मिले हैं। और तथा बी को 308 मतों से पराजित करे। ए ने जो है बी को 308 मतों से पराजित किया है, यानी कि बी के जो मत हैं वो यहाँ पर कम होंगे और ए के यहाँ पर अधिक होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मान्य जो मत हैं इसमें से जो है 60 तो अमान्य होगा, तो ये 90 यूनिट माइनस 60 यूनिट यहाँ पर बचे होंगे, ये मान्य मत बचे होंगे, मान्य। और मान्य में से 47 यूनिट जो है ए ने प्राप्त कर लिए। तो जो बी का नंबर आएगा वो बी का अगर हम यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर कुल में से 47 यूनिट ए ले गया, यानी बी के जो यहाँ पर जो वोट आएंगे वो आएंगे यहाँ पर 90 यूनिट माइनस 60 यूनिट ये टोटल, और इसमें से माइनस कर देंगे ये 47 यूनिट, यानी टोटल में 47 यूनिट जो है ए के चले गए, तो बी के यहाँ पर इतने बचेंगे। अब बी के अगर यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएँ तो 90 माइनस 47 यहाँ पर बचेंगे 43 यूनिट माइनस के 60, इतने जो है यहाँ पर वोट बी को मिले। ये 47 यूनिट ए को मिले और 43 यूनिट माइनस 60 जो है यहाँ पर बी को मिलेंगे। अब सवाल में लिखा है कि बी जो है पराजित हो जाता है 308 वोटों से, यानी 308 मतों से यहाँ पर जो है बी पराजित हो जाता है। पराजित होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो यहाँ पर 308 मतों के बराबर होगा, तभी तो ये पराजित हुआ, यानी कि 47 यूनिट अंतर बड़े में से छोटे घटाए जाएंगे। अगर ये जीता है तो इसके वोट ज़्यादा होंगे और इसके कम होंगे, या अगर इसको माइनस किया जाए तो यहाँ पर 43 यूनिट माइनस 60 यूनिट बराबर होगा यहाँ पर 308 मतों के, यानी कि जो जीतने वाला है वो यहाँ पर 308 मतों से जो है जीत चुका है। अगर इसको माइनस करें तो 47 माइनस 43 यहाँ पर 4 यूनिट आएंगे, 4 यूनिट। उसके बाद माइनस और माइनस ही हो जाएगा प्लस 60 बराबर में 308। हमें निकालना ये है, अगर हम यहाँ पर 4 यूनिट का मान निकालें तो 4 यूनिट का जो है मान यहाँ पर आएगा 4 यूनिट बराबर आएगा ये 60, उधर जाकर माइनस होगा, यानी 308 में से अगर ये 60 जाएंगे तो ये बचेंगे 200 यहाँ पर 248 बचेंगे, यानी 4 यूनिट की वैल्यू जो है 248 है। हमें निकालना है 100 यूनिट का मान, यानी कुल कितने मतदाता थे यहाँ पर। 4 यूनिट का मान अगर 248 है, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 25 चौके यहाँ पर हो जाएंगे 100 यूनिट, और इधर भी अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 6 और 2 यानी 6200 जो है यहाँ पर मतदाता होंगे, और ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है हमारा 10 अगला है। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत तक कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े। सवाल नंबर है यहाँ पर 10।
आप जानते हैं कि जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्च यहाँ पर कीमत खर्च जो होता है यहाँ पर कीमत इनटू खपत के रूप में होता है। यानी खर्च जो होता है यहाँ पर जो है कीमत इनटू खपत के रूप में होता है। एक्सपेंडिचर बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी ई बराबर पी इंटू सी। यहाँ पर जो है खर्च इस प्रकार से होता है। हमें निकालना है यहाँ पर 10वें सवाल में कितने प्रतिशत तक कम करनी पड़ेगी खपत, यानी कि हमें कंजम्पशन निकालना है। और कंजम्पशन में यहाँ से निकालूँ तो पी इस साइड जाएगा, यानी प्राइस इस साइड जाएगी। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में प्राइस का जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कंजम्पशन आ जाएगा। यहाँ पर सी बराबर यहाँ पर ई बटा पी होगा। उसके बाद सवाल में लिखा है खर्च में केवल 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो हमारा ई है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, उसमें 10% की यहाँ पर जो है वृद्धि की जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि अगर खर्चा पहले 10 रुपये था तो उससे 1 बढ़कर अब 11 रुपये हो जाएगा। और आगे दिया है शुरुआत में यहाँ पर लिखा है कि दालों के मूल्य में जो है 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की, यानी प्राइस जो है वो 30% से बढ़ जाती है, 30% से बढ़ जाती है। 10% होता है 1/10, तो 30% होगा 3/10, यानी कि दालों का जो मूल्य है अगर पहले 10 रुपये था तो वो उससे 3 ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 13 रुपये हो जाएगा। ये इन दोनों में अनुपात आ गए। हमें चाहिए यहाँ पर कंजम्पशन यानी खपत का रेशियो चाहिए। तो खपत कैसे आएगी, यहाँ पर जो है खर्चा में प्राइस से भाग देने पर खपत आ जाएगी। इन दोनों अनुपातों का भाग देना है। अब भाग देना इसका आसान होता है। भाग देने के लिए इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई पहले 10 का 13 से कीजिए, 10 का 13 से हो जाएगा ये 130, और यहाँ पर जो है 10 का फिर इधर 11 से होगा तो 110 आएगा, यानी कि जो अनुपात बनेगा वो यहाँ पर 13:11 बनेगा। अगर यहाँ पर हम कंजम्पशन में देखें यानी खपत में अगर देखें तो यहाँ पर कमी हुई है, ये कमी है 2 यूनिट की, और किस पर है 13 पर है, 2 यूनिट की 13 पर है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कीजिए और प्रतिशत का साइन लगाइए, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 200/13%। और 200/13% को ही हम लिख सकते हैं 15 सही, 13 एकम 13, यहाँ पर बचेंगे 7, यहाँ पर 13×5 65, और यहाँ पर 5/13%, यानी 15 सही 5/13% जो है हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है यहाँ पर 11, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई। एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 11। हम जानते हैं कि जो खर्चा होता है वो कीमत गुणा खपत होता है, यानी ई बराबर पी इंटू सी। अब इन दो वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर गुणन है, यहाँ पर जो है निश्चित रखना है। सवाल नंबर 11 में लिखा है कि सवाल नंबर 11 में लिखा है कि उस पर व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो हम जानते हैं कि एक जो वैल्यू है जिस रेशियो में चेंज होती है दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होती है। अब कौन सी वाली चेंज हो रही, तो यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है, यानी प्राइस यहाँ पर बदल रही है। प्राइस जो बदल रही है उसमें 60% की वृद्धि की है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहाँ पर 3/5। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/5 होती है। तो यहाँ पर अगर पहले ही प्राइस जो है किसी वस्तु की 5 यूनिट थी तो उसमें 3 की वृद्धि होकर वो 8 यूनिट हो जाएगी। खर्चे को हमें कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं बदलना है। तो हमारा जो कंजम्पशन यानी उस वस्तु की जो खपत होगी वो यहाँ पर उल्ट रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, यानी कि 8 से वो हो जाएगी 5। तो यहाँ पर जो है उसमें कमी आएगी। कितने यूनिट की आएगी, आप कहेंगे यहाँ पर 3 यूनिट की कमी आ गई। और किस पर आई है, तो ये 8 पर आई है। 3/8 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 और ये प्रतिशत का साइन, इसको अगर हम काटेंगे तो ये 8 × 24 और 856 और 5 8 5 40, यानी 37.5% की जो है यहाँ पर कमी करनी होगी। अगला है सवाल नंबर हमारा 12 है, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था। इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार कितना है ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है हमारा 12। सवाल में लिखा है नमक और पानी के घोल में 15% नमक था। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 5% की होती है। 1/20 15% की होगी 3/20, यानी कि अगर 20 यूनिट पूरा घोल है तो उसमें से 3 यूनिट जो है यहाँ पर नमक है। यहाँ पर नमक और पानी का ये जो है घोल है। अगर मैं इसको अनुपात में लिखना चाहूँ तो नमक की 20 यूनिट टोटल जो पानी है उसमें से 20 यूनिट का जो घोल है उसमें से 3 यूनिट जो है नमक है, यानी कि 3 नमक है। तो बाकी का जो बचा 17 यूनिट वो होगा यहाँ पर पानी। अगला सवाल में लिखा है, आगे सवाल में लिखा है इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा जो है 20% रह गई। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/5, यानी कि अगर बात करें ये पहले की बात थी। पहले जो नमक का
नमक था वो 3 यूनिट का था और पानी 17 यूनिट था, तो टोटल जो घोल था वो यहाँ पर 20 यूनिट का था। उसके बाद अब अगर बात करें तो इसमें से 30 किलोग्राम पानी जो है वाष्पित कर दिया जाता है, यानी 30 केजी यहाँ पर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। तो उसमें जो नमक होगा उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, और वृद्धि किस प्रकार से हुई, अगर अब जो 5 यूनिट टोटल घोल है तो उसमें से 1 यूनिट जो है नमक है, 1 यूनिट नमक है, 5 यूनिट टोटल घोल है, तो जो बचा वो पानी होगा, यानी 4 यूनिट यहाँ पर पानी होगा। ये पहले और बाद में यहाँ पर नमक और पानी का जो है रेशियो आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर 30 केजी का जो है पानी वाष्पित किया है, यानी पानी को कम किया है, लेकिन नमक तो पहले भी 3 यूनिट था, तो अब भी 3 यूनिट होना चाहिए। यहाँ पर है 1 यूनिट। हम जानते हैं कि प्रतिशत में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 3 यूनिट बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके 3 और 3 के यहाँ पर हो जाएंगे 12, यानी कि नमक पहले 3 यूनिट था, अब भी 3 यूनिट है। पानी पहले 17 यूनिट था, लेकिन अब 12 यूनिट है। तो अगर हम यूनिट में देखें तो यहाँ पर जो कमी आई है वो यहाँ पर 5 यूनिट की कमी आई है, 5 यूनिट की कमी, और 5 यूनिट का जो मान है वो यहाँ पर 30 केजी है, यानी 30 केजी जो है हमने पानी को वाष्पित कर दिया है। तो जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 से डिवाइड हो गई, ये 6 आएगी, 6 केजी। ये 30 केजी में था तो ये 6 भी केजी में होगा, यानी 1 यूनिट का जो मान है वो यहाँ पर 6 केजी के बराबर है। हमें निकालना है प्रारंभ की जो घोल की मात्रा थी वो निकालना है आरंभ में 3 और 17 यहाँ पर 20 यूनिट थी, 1 यूनिट है 6, तो यहाँ पर जो 20 यूनिट आएगा वो 20 × 6 आएगा, यानी कि 120 किलोग्राम। 120 किलोग्राम जो है आरंभ में घोल की मात्रा थी। आगे सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में जो है 5% की वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या जो है 10,458 हो गई, तो ज्ञात कीजिए वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 13 यानी 13। इसमें लिखा है किसी वर्ष में जो है जनसंख्या 9,800 थी, किसी वर्ष 9,800 जनसंख्या थी, और उसमें फिर एक वर्ष बाद यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हो गई पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, और जो वृद्धि हुई वो यहाँ पर जो जनसंख्या वो 10,000, यहाँ पर जनसंख्या जो हो गई 10,458 हो जाती है, 10,458 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर कुल वृद्धि देखूँ तो जो वृद्धि हुई है यहाँ पर कितने की हुई है, 10,458 और 9,800 कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर अगर हम निकालें तो ये हुई है 658, यहाँ पर 658 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। ये मैंने वृद्धि को निकाल लिया सीधा डायरेक्ट। सवाल में लिखा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो आपको वृद्धि होने से पूर्व पुरुषों की जनसंख्या बतानी है। मैंने यहाँ पर मान लिया कि वृद्धि होने से पूर्व जो पुरुष थे यहाँ पर मेल थे वो यहाँ पर एक्स थे, एक्स मैंने मान लिया, तो जो फीमेल्स होंगी महिलाएं यहाँ पर वृद्धि होने से पहले की बात कर रहे हैं। अगर एक्स पुरुष हैं और 9,800 टोटल लोग हैं वहाँ पर, तो जो महिलाओं की जो जनसंख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर 9,800 माइनस का एक्स। ये हो गया पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या। हमें एक्स का मान निकालना है, यानी पुरुषों की जनसंख्या। सवाल में लिखा है कि पुरुषों की जनसंख्या एक्स में 8% की वृद्धि होती है, यानी कि एक्स का 8% इतनी वृद्धि हुई होगी, और महिलाओं की जो जनसंख्या है 9,800, इसमें जो है यहाँ पर 5% की वृद्धि होती है, यानी कि इसका 5% जो है बढ़ेगा। महिलाओं की जनसंख्या का 5% में वृद्धि हुई और पुरुषों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, और ये जो कुल वृद्धि हुई है यहाँ पर हमने निकाली ली है, ये हुई है 658। इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अगर 5/100 का अगर हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 5x/100, और ये है 8x/100। 8x में से यहाँ पर 5x जाएगा तो ये बचेंगे 3x/100। उसके बाद प्लस 5x/100 का अगर 9,800 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 98 का 5 में मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा 490। उसके बाद ये बराबर रहेगा 658। यहाँ से अगर देखें तो 3x/100 इसका जो मान आएगा 490 उधर जाकर माइनस होगा तो ये बचेंगे 158 और 10 168, ये माइनस हो गए 168 बचेंगे। 3 से ये जाएगा 3 5 15 और यहाँ पर 3 6 18, यानी x/100 का मान 56 है, तो यहाँ पर जो है x का मान आएगा 5600, यानी कि x जो है वृद्धि होने से पूर्व जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 5600 थी। अगला है सवाल नंबर हमारा 14। पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल है यहाँ पर हमारा 14। सवाल में लिखा है 5 लीटर एक मिश्रण है, 5 लीटर का मिश्रण था,
उसमें जो है 20% अल्कोहल है। 5 लीटर के मिश्रण में 20% जो है यहाँ पर अल्कोहल है। इसमें से जो है 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अगर हमें इसमें से 2 लीटर मिश्रण माइनस कर दें तो यहाँ पर जो है मिश्रण की मात्रा जो बचेगी वो यहाँ पर 3 लीटर की बचेगी, यानी बची जो मात्रा है मिश्रण की वो यहाँ पर 3 लीटर रहेगी। अगर मिश्रण को हमने ना तो पानी को निकालना ना ही अल्कोहल को निकाला, हमने पूरे ही मिश्रण को निकाल लिया। अब अगर 5 लीटर में 20% अल्कोहल है तो इस 3 लीटर जो बचा हुआ है उसमें 20% अल्कोहल रहेगी, यानी कि अल्कोहल की जो मात्रा है अब भी इसमें 20% ही रहेगी। यानी कि 3 लीटर का अगर मैं 20% निकालूं, यहाँ पर 3 का 20% यहाँ पर आएगा बटा 100, 20 से 100 कटेंगे 5 बार में, यानी कि 3 लीटर में से 3/5 लीटर जो है यहाँ पर अल्कोहल है। हमने ये इसकी मात्रा निकाली एग्जैक्ट वैल्यू, 3 लीटर में 3/5 लीटर जो है अल्कोहल है। अब इसमें हमने वाटर को मिलाया, यानी पानी को मिलाया 2 लीटर यहाँ पर जो है पानी को ऐड किया गया, तो जो मिश्रण बनेगा वो यहाँ पर 5 लीटर का बनेगा। 3 लीटर में 3/5 लीटर जो है अल्कोहल है, या हमने सिर्फ अब की बार पानी को अकेला मिलाया है, तो जो मिश्रण होगा वो 5 लीटर का होगा। जबकि इसमें जो अल्कोहल की मात्रा होगी, अल्कोहल की जो मात्रा होगी वो अब भी 3/5 लीटर ही होगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, वो परसेंटेज में थी इसलिए वो उतनी ही थी। लेकिन अब इसमें क्या होगा, 5 लीटर में हमने केवल पानी को मिलाया, यहाँ पर 3 लीटर में केवल पानी को 2 लीटर मिलाया, तो जो अल्कोहल की जो मात्रा होगी 3/5 लीटर वो यहाँ पर फिक्स रहेगी। तो 5 लीटर का 3/5 लीटर कितने प्रतिशत है, हमें केवल इतना निकालना है। इसको करेंगे तो 5 इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसको करेंगे 3/5, इसको निकालना है कि ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 5 लीटर होगी, यानी कि इसका कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर करेंगे 100 और प्रतिशत का साइन लगाएंगे, ये हमारा हल होगा। तो यहाँ पर 5 से ये 100 जाएगा कितनी बार में, यहाँ पर ये कटेगा 20 बार में। ये जो वैल्यू है वो आएगी 3 × में 20 और बटे में यहाँ पर 5, ये वाला बचा होगा ये प्रतिशत में। 5 से ये कटेगा 4 बार में और ये होगा 4 × यहाँ पर 12%, यानी कि अब जो है ना अल्कोहल की जो प्रतिशत होगा वो 12% का होगा। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 15, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा यहाँ पर 15। सवाल में लिखा है कि चीनी के भाव में 10% की कमी आ जाती है। चीनी के भाव में 10% की कमी आ जाती है तो यहाँ पर 140 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। 140 रुपये में 500 ग्राम जो है चीनी यहाँ पर अधिक खरीदी जा सकती है। तो आपको निकालना है कि इसका जो कम घटा हुआ मूल्य कितना है। आप देखिए कि यहाँ पर हम पहले 140 रुपये खर्च करते थे, हम कुछ क्वांटिटी में चीनी खरीद कर लाते थे। अब भी हमें 140 ही खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 140 जो प्राइस थी पहले उसमें 10% की कमी आ गई, इस वजह से हमें 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है। अगर हम इस 500 ग्राम चीनी को एक्स्ट्रा ना लें, हम जितनी चीनी पहले लेते थे उतनी लें, तो हमें यहाँ पर 140 से 10% कम पैसे देने पड़ेंगे। यानी 140 का जो 10% होता है, 10% होगा 10/100, वो यहाँ पर होगा 14 रुपये यानी 14 रुपये। तो 14 रुपये जो है यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, और ये 14 रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह से जो है यहाँ पर 500 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा में आ रही है। 14 रुपये अभी एक्स्ट्रा देने पर 500 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा में आ रही है। हमें निकालना है अभी का, यानी कि नया भाव जो है कम हुआ प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 रुपये में 500 ग्राम चीनी है, हमें निकालना है प्रति किलोग्राम, यानी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इधर भी और इधर भी तो ये आएंगे 28 रुपये। और यहाँ पर जो चीनी आएगी वो 500 ग्राम ना होकर 1000 ग्राम आएगी, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg। तो अभी जो नया मूल्य है वो 28 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, ये नया मूल्य है। अब हमें निकालना है इसका पुराना भाव, ये हमारा एक नया मूल्य होगा, ये नया भाव, नया मूल्य। उसके बाद पुराना अगर निकालना है, पुराना जो मूल्य है यहाँ पर वो होगा, अगर पुराना रूल में पुराना यहाँ पर जो है मूल्य अगर मैं x रुपये मान लेता हूँ तो इसमें कमी हो गई 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अगर 1/10 की कमी होगी तो मूल्य जो है अपने आप का 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। इसका जो मूल्य है 9/10 यानी कम होने के बाद जो है नया मूल्य 28 रुपये है जो हमने अभी निकाला है। इसको हल करके हमें x का मान निकालना है, तो 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 280 और बटा 9, और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 9 × 27, 9 × 9 और दशमलव यहाँ पर आएगी 1 रुपये। यानी पुराना जो मूल्य होगा वो यहाँ पर 31.11 रुपये होगा, और 10% कम होने के बाद 28 रुपये होगा। ये इसके आंसर होंगे। सवाल नंबर है हमारा लास्ट है, सवाल नंबर 16। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने परीक्षार्थी थे।
सवाल में लिखा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पहले सवाल है यहाँ पर हमारा 16 और सवाल में पहले यहाँ पर जो है अंग्रेजी के बारे में दी गई है जानकारी। अंग्रेजी उत्तीर्ण व्यक्तियों की यहाँ पर पहले बात चल रही, उत्तीर्ण अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ पर विद्यार्थी वो हैं यहाँ पर 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। और यहाँ पर गणित में जो है 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो यहाँ पर 27% है। यानी उत्तीर्ण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो है अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं ये। तो अनुत्तीर्ण अगर हम निकालें तो अनुत्तीर्ण जो है, अगर मैं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण देखूं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखूं, अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं उनको देखते हैं। कुल विद्यार्थी अंग्रेजी में अगर मैं मान लूँ 100% थे तो उनमें 70% तो यहाँ पर उत्तीर्ण हो गए। 70% में जो रिमेनिंग बचे 30% विद्यार्थी वो यहाँ पर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए होंगे। और अगर गणित की बात करें गणित में, तो गणित में जो है विद्यार्थी यहाँ पर 65% जो है पास हो चुके हैं, 65% पास हो चुके हैं। अगर गणित सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पर 100% विद्यार्थी थे तो उनमें 65% जो है पास हो चुके हैं। तो जो फेल होने वाले होंगे उनका जो प्रतिशत आएगा वो यहाँ पर 35% आएगा, 100 में माइनस हो गए। यानी अंग्रेजी में 30% यहाँ पर फेल हो गए और गणित में जो है 35% हो गए। और दोनों में जो होगा, दोनों में फेल होने वाले, दोनों में यहाँ पर अनुत्तीर्ण होने वाले, दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले यहाँ पर 27% हैं। यानी जो गणित में भी हैं और अंग्रेजी में हैं, गणित और अंग्रेजी में 27% हैं। अगर अंग्रेजी में 30% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं और कॉमन यहाँ पर 27% हैं, तो केवल अंग्रेजी वाले जो होंगे, इसको जो है बेनारिक से समझिए, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बेनारिक हमने बनाया, ये इंग्लिश वाले हैं और ये गणित वाले हैं, ये इंग्लिश वाले, ये यहाँ पर मैथ वाले और ये कॉमन वाले। जो कॉमन वाले हैं वो यहाँ पर 27% हैं। केवल अनुत्तीर्ण को हम देख रहे हैं, 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो टोटल 30% हैं, 27 तो इसमें आ गए, तो बचे जो यहाँ पर 3% बचे होंगे। और अगर हम यहाँ पर गणित वाले को हम देखें तो 27% यहाँ पर आ चुके हैं और टोटल यहाँ पर 35% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जो रिमेनिंग बचे 8% वो केवल गणित अकेले में फेल हुए होंगे। यानी केवल अंग्रेजी अकेले में फेल होने वाले 3% हैं, यहाँ पर केवल गणित में फेल होने वाले 8% हैं और दोनों में फेल होने वाले यहाँ पर 27% हैं। अगर कुल प्रतिशत निकाला जाए फेल होने वालों का तो वो निकलेगा 3, 27 और 8, ये पहुँच जाएंगे यहाँ पर 27 और 8 35, 35 और 3 38%, यानी 38। चलिए, तो 38% विद्यार्थी ऐसे हैं टोटल 100% विद्यार्थियों में से जो फेल हो चुके हैं, या तो इंग्लिश में या गणित में या फिर दोनों में। यहाँ पर 38% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। अगर हम पास होने वालों को देखें, यहाँ पर पास होने वालों को जो किसी ना किसी विषय में पास हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी थे 100%, इनमें से 38% यहाँ पर फेल हो चुके हैं। तो जो विद्यार्थी होंगे जो किसी ना किसी विषय में पास हुए होंगे वो यहाँ पर जो बचेंगे यहाँ पर 62% यानी 62% होंगे। और इसी 62% की जो वैल्यू है सवाल में दी गई है यहाँ पर 248 विद्यार्थी, 248 विद्यार्थी। हमें कुल विद्यार्थी निकालने हैं, ये 62 से चला जाएगा यहाँ पर 4 बार में, यानी 1% का मान 4 है। हमें निकालना है टोटल विद्यार्थी कितने थे, यानी कि 100% का मान। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 400 विद्यार्थी जो है उस परीक्षा में थे, अभ्यर्थी थे 400 अभ्यर्थी। ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। वैसे हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है वो इस क्लास के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ सवाल और हैं जो अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण के नाम से दिए गए हैं। तो आने वाली 2 क्लासों में हम उन सवालों को और करेंगे। उसके बाद हमारा परसेंटेज का हर एक टाइप, हर एक सवाल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।